बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें बेटा, इसमें सबसे पहले जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। इसमें उसने कहा 6 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ मूव किया बॉडी ने, 8 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, 10 मीटर्स वर्टिकली अप। अच्छा, इसमें जो है लेक्चर में मैंने बताया था कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आए, आपने ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ जो है उनको यूनिट वेक्टर असाइन कर देना। ईस्ट को जैसे आई यूनिट वेक्टर, वेस्ट को -i, नॉर्थ को j और साउथ को -a। अब कॉमन सेंस की बात थी कि अगर अपवर्ड और डाउनवर्ड साथ ऐड हो जाए तो उसके लिए आप अपवर्ड के लिए प्लस के और डाउनवर्ड के लिए माइनस के। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट गौर करें तो हमारे पास जो है जो यहाँ पे बन रहा है, जो यहाँ यूनिट वेक्टर, सॉरी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो यहाँ बन रहा है वो कितना है जी, 8i + 6j + 10k। तो अब क्वेश्चन पढ़ें, आपको यहाँ से आइडिया हो जाएगा कि जो है अगर हम, अच्छा इसमें एक बात याद रखें बेटा, जो रूल होता है उसको अगर हम फॉलो करते हैं तो एक तो आंसर इजीली भी आ जाते हैं और आसानी से सॉल्व हो सकता है। अगर हम यहाँ डायरेक्शंस को फॉलो करने की कोशिश करते हैं शॉर्टकट्स बताए जाते हैं कि आपने इनको फॉलो करना है। अब देखें वो कह रहा है 8 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट तो मैंने उसको 8i लिखा, 6 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ तो मैंने उसको 6j लिखा, 10 मीटर वर्टिकली अपवर्ड तो मैंने 10k लिख लिया। आगे इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, दैट इज वेरी सिंपल। 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, तो इनको स्क्वायर लेके ऐड करें, स्क्वायर रूट 200 आता है। स्क्वायर रूट 200 को आप 100 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, 10 बाहर आ जाएगा तो आपका आंसर बनता है 10 इंटू स्क्वायर रूट 2 मीटर। तो इसमें आपका आंसर कौन सा बनेगा, अल्फा। नेक्स्ट है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये दुनिया पिक्चर दे, ये दुनिया पिक्चर टाइम। सो वेरी सिंपल, इसमें आपने फॉर्मूला अप्लाई करना था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वाला और mv/t। अब यहाँ एक ना बात गौर से सुनिएगा, जब हम बात कर रहे होते हैं शॉर्टकट्स की, तो इसमें जो है वो अब देखें, शॉर्टकट का मतलब ये है कि यहाँ पे देखो आपका 0.15 ऊपर था, ठीक है, नीचे है 0.1। अगर डेसिमल प्लेसेस सेम हो उनको कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब ये डेसिमल के बाद एक डिजिट था, इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट्स हैं। मैंने क्या किया, नीचे अगर आप गौर करें तो मैंने इसको 1 0 कर लिया, यानी डेसिमल के बाद डिजिट मैंने कितने कर दिए, 2। अब अगर डेसिमल प्लेसेस सेम हो जाएं तो वो एक दूसरे से क्या हो जाती हैं, कैंसल आउट। अब ऊपर आ गया 15 इंटू 20 और नीचे क्या आ गया था 10, 0 0 से कैंसल आउट, डायरेक्टली आंसर कितना आ गया, 30 न्यूटन। तो बेटा इस तरह के शॉर्टकट सीखने हैं। फिर बोल रहा हूँ, अगर डेसिमल प्लेसेस सेम हो तो उनके डेसिमल्स एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, कैंसल आउट। ऊपर 0.15 था, नीचे 0.1 था, तो मैंने 1 के साथ 0 लगाया ताकि दाल मसाला दे, दाल मसाला। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3 वाज वेरी सिंपल। इसमें आंसर बीटा बनता था, क्योंकि टॉर्क इज इक्वल टू होता है आर एफ साइन थीटा। टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, फोर्स, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, साइन ऑफ थीटा। अच्छा, आर बढ़ाएंगे टॉर्क बढ़ जाएगा, उसने कहा लार्जेस्ट टर्निंग इफेक्ट। सो इसमें देखें इसका मतलब है लार्ज आएगा, फोर्स लार्ज आएगी, डी का मतलब जो है मोमेंट आर्म, यानी डी भी लार्ज करेंगे टॉर्क बढ़ जाएगा। अच्छा, अब आते हैं एंगल की तरफ। यहाँ गौर करें फिगर में, तो एंगल जो है फिगर के अकॉर्डिंग जो एंगल गिवन है ये बेसिकली वर्टिकल के साथ गिवन है। ये जो फॉर्मूला है इसमें ये जो एंगल थीटा हम ले रहे होते हैं ये हॉरिजेंटल के साथ होता है। अब इस वाले में उसने किसके साथ लिया हुआ, वर्टिकल में, और साइन की वैल्यू 90 पे जाके मैक्सिमम हो जाती है। अगर आप इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें तो मैं फोर्स को अगर इस वर्टिकल की तरफ लेके जाऊंगा, यानी एंगल स्मॉल करूंगा, तो वो 90 की तरफ जा रहा है। इट मींस कि आपका बेस्ट आंसर क्या बनेगा, बीटा। फोर्स लार्ज कर दें, डिस्प्लेसमेंट लार्ज कर दें और एंगल को स्मॉल कर दें। अच्छा, यहाँ गौर से सुन लें, अगर एंगल होता यहाँ हॉरिजेंटल के साथ, अगर एंगल हॉरिजेंटल के साथ होता फिर आपका आंसर क्या होता है, अल्फा। जो कि अब एंगल उसने वर्टिकल के साथ गिवन है, इसलिए एंगल क्या बन रहा है, बीटा। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट जो है वो आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, इसमें आपकी जो है वो नॉलेज के साथ साथ कॉमन सेंस भी यूज होनी है। वो तो आप में माशाल्लाह कूट कूट के भरी है, कुछ लोगों की तो बाहर भी डुल रही होती है आमतौर पर। आपकी जो है ना माशाल्लाह जो ये अप्रोच है उसी से पता चल जाता है। आप देखें जरा क्वेश्चन नंबर 4 को जरा गौर से पढ़ते हैं। अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ 30 मीटर लॉन्ग, अब उसकी टोटल लेंथ हमें बताई हुई है 30 मीटर की। ठीक हो गया। सी कह रहा है एट इट्स सेंटर, वो सेंटर पे उसको आपने हैंग कर दिया। इसका मतलब है 15 मीटर सेंटर से इधर और 15 मीटर सेंटर से उधर चले गए। उसके बाद कहते हैं हैंग 5
मीटर जो है 40 न्यूटन वेट को आपने 5 मीटर इट्स लेफ्ट एंड ये लेफ्ट हैंड है, इससे मैंने 5 मीटर के डिस्टेंस पे 40 न्यूटन वेट लगा दिया। ठीक हो गया जी। उसके बाद कहता है वेयर 50 न्यूटन वेट मस्ट बी हैंग टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम। तो 50 न्यूटन वेट कहाँ लगाएंगे टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम? अगर गौर करें तो इसमें अगर मैं 40 न्यूटन को 5 मीटर के डिस्टेंस पे लगाता हूँ, तो चूंकि ये सेंटर पे रॉड को आपने रखा था, तो अगर ये 5 मीटर है तो बाकी जो डिस्टेंस बनेगा पिवट से वो कितना बनेगा 10 मीटर। तो ये वाला डिस्टेंस जो है वो आपका कितना बना 10 मीटर। तो वो तो 10 हो गया, वो तो इजी हो गया। दूसरी तरफ आए, मैंने यहाँ 50 जो है वो न्यूटन जो है वो यहाँ उसका वेट रख लिया और हमें ये वाला डिस्टेंस यानी R2 पहले फाइंड करना है। R1 तो हमें पता चल गया ना, अगर ये 5 मीटर के डिस्टेंस पे रखा है तो चूंकि ये सेंटर पे था, टोटल यहाँ से लेकर जो है लेफ्ट हैंड वो 15 मीटर का बनता है, राइट हैंड भी 15 मीटर का बनता है। सो यहाँ पर जो है मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया F1 R1 इज इक्वल टू F2 R2। F1 कितना है 40, R1 जो है यहाँ से 10 था, तो 10 पुट कर दिया, F2 इज 50, R2 हमें फाइंड करना था। जब R2 हमने फाइंड किया तो 400 डिवाइडेड बाय 50, आंसर क्या आ गया 8 मीटर। अब ये वाला जो पोर्शन है यानी R2 जो है उसका आंसर कितना आया है 8 मीटर। लेकिन जो राइट हैंड से डिस्टेंस बनता है, जो कि टोटल जो है डिस्टेंस, वो तो टोटल कितना बन रहा है यहाँ पर, टोटल तो आपका जो है वो क्या बनेगा फिर यहाँ से, टोटल जो है वो आपके पास जो है यहाँ पे जो है वो इसके अकॉर्डिंग जो है वो क्या बनना है वो 15 मीटर। तो राइट हैंड से जो डिस्टेंस है ये वाला जो राइट हैंड से डिस्टेंस बन रहा है इस 50 न्यूटन फोर्स का, वो कितना बन रहा है 7 मीटर। जो कि आपकी ऑप्शंस क्या गिवन थी, 5 मीटर फ्रॉम राइट हैंड, 6 मीटर फ्रॉम राइट हैंड, 7 मीटर फ्रॉम राइट हैंड। तो हमें राइट हैंड से देखना है। आपका आंसर 8 मीटर आ रहा है लेकिन आपने आंसर कितना देना है 7 मीटर फ्रॉम राइट हैंड। उसकी वजह जो कि आपने इस फॉर्मूले से कैलकुलेशन जो की है उसको, उसमें आपका आंसर R2 आया, ये वाला आंसर आया R2। तो आपको बताना था यानी राइट हैंड से डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कितना था 15 मीटर, 15 माइनस 8 ये वाला जो डिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा 7। ये वाला बेसिकली हमें डिस्टेंस जो है वो बताना था यहाँ पर। नेक्स्ट है जी आपके पास इसमें क्वेश्चन नंबर 5, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, यहाँ भी आपका कॉमन सेंस यूज होनी है। उसने डिस्प्लेसमेंट पूछा है। अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा है, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। अब जरा गौर से पाथ पे गौर करते हैं, O से पहले A गए, A से कहाँ आ गए B पर, तो O से डिस्टेंस कितना बना, O से डिस्टेंस रेडियस के इक्वल बना। फिर से सुन लें, O से आप A पे गए, A से आप B पे गए, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन O एंड B जो है वो ये बना। ये किसके इक्वल है, रेडियस के इक्वल। रेडियस आपको 100 मीटर बताया हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा 100 मीटर, जो कि डिस्प्लेसमेंट हम कहते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। फिर से सुन लें, O से A से आप B गए, तो ज़ाहिर है O और B के दरमियान ये वाला जो डिस्टेंस है शॉर्टेस्ट वो रेडियस के इक्वल ही होगा, इसलिए आपका आंसर क्या बन रहा है अल्फा। 6 फिगर जो है ये वो क्वेश्चन आपको मैंने बताया था कि ये जो कर्व है आपने लर्न करना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। ये वाला जो कर्व है वो डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का यानी डिक्रीजिंग रिटार्डेशन भी कह सकते हैं, जो कि वेलोसिटी कम होते होते क्या हो जाती है कांस्टेंट, और जब कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है जीरो। तो इसका मतलब है ये वेलोसिटी इंक्रीज करते करते कांस्टेंट की तरफ जा रही है। सो ये डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का कर्व है, ये मैंने आपको लेक्चर में भी बता दिया था। 7 क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, आपको मैंने बताया था अगर डिस्टेंसेस सेम हो तो फिर फॉर्मूला एवरेज वेलोसिटी का कौन सा यूज करना है, 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2 डेल्टा आंसर है। अगर टाइम इंटरवल सेम होते फिर बीटा आंसर होगा, क्योंकि इसमें डिस्टेंसेस सेम गिवन है तो डेल्टा आंसर देंगे। 8 वाला भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है जी। 8 वाले क्वेश्चन में अगर गौर करें तो हमें जो है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कह रहा है, गिवन है, आपने वेलोसिटीज बतानी है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है यानी टेंजेंट थीटा, वो हमें किसकी वैल्यू दे देगा, वेलोसिटी की। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें देता है एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है वेलोसिटी, और स्लोप कहते हो टेंजेंट थीटा को। सो अगर मुझे रेशियो ऑफ वेलोसिटीज फाइंड करनी है तो VA ओवर VB इज इक्वल टू टेंजेंट 30 और टेंजेंट 60 कर देंगे। जब भी एंगल्स गिवन हो और आपसे वेलोसिटी एक्सेलरेशन पूछे, आपने एंगल्स की रेशियो लेनी है, टेंजेंट 30 और टेंजेंट 60 आ गया, और अब यहाँ टेंजेंट 30 होता है 1/√3 और 60 होता है √3, तो आपका आंसर जो है 1/3 आ जाएगा, क्योंकि √3 मल्टीप्लाई प्लस √3 जो है वो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इसमें आपका आंसर बन रहा था डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, यहाँ गौर करें तो मैंने फॉर्मूला अप्लाई करना है, बेसिक फार्मूला जो आपको बताया था V1 T1 प्लस V2 T2 ओवर T1 प्लस T2।
उसकी वजह है कि यहाँ जो है वो वेलोसिटीज हमें स्पीड्स गिवन है और टाइम इंटरवल्स गिवन है, और दोनों टाइम इंटरवल सेम नहीं है, एक 1 आवर है दूसरा हाफ एन आवर है, इसलिए मैंने ये डायरेक्ट फार्मूला यूज किया। v1 इज 60, t1 इज 1 आवर। मैंने यूनिट चेंज नहीं किए क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में है, ये 40 किलोमीटर पर आवर में है, सो इसलिए आंसर भी किलोमीटर पर आवर में पूछा हुआ है, तो यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है। v1 60, t1 1 आवर है, v2 40 है, t2 1/2 आवर यानी हाफ आवर है। सो नीचे 1 + 1/2, ऊपर जो है ये 40 जो है 2 से कट के 20 हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 80, 1 + 1/3 यानी 53.3 किलोमीटर पर आवर आंसर आता है इस वाले क्वेश्चन का। इसमें बेटा आपका आंसर जो है वो क्या बन रहा है, जो है ये 53.33 यानी चार्ली आंसर बन रहा है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, इसमें क्वेश्चन नंबर 10, अ पार्टिकल मूव अलोंग अ सेमी सर्कल। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का रॉन्ग हुआ होगा आई थिंक सो, क्योंकि आपने स्टेटमेंट गौर से नहीं पढ़ी, क्योंकि इसमें उसने पूछी है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड नहीं पूछी। तो सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल में जो है वेलोसिटी क्या फार्मूला होता है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो यहाँ डिस्टेंस नहीं लेना, डिस्प्लेसमेंट लेना, क्योंकि उसने वेलोसिटी पूछी हुई है। तो जिन लोगों ने डिस्टेंस यहाँ लिया होगा उनको 11 तोपों की सलामी, तो उनका आंसर जो है वो रॉन्ग आया होगा, क्योंकि यहाँ उसने एवरेज वेलोसिटी पूछी है, इसलिए वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो सेमी सर्कल में डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होता है, r + r 2r, तो डिस्प्लेसमेंट 2r पुट करेंगे ओवर टाइम, 2 × r की वैल्यू 10 डिवाइडेड बाय 5, आपका आंसर 4 मीटर पर सेकंड, यानी क्या आंसर आ रहा है, डेल्टा आंसर आ रहा है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 11, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी ऑलवेज जीरो। चूंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन थ्रू आउट द मोशन क्या रहता है, जीरो। लेक्चर में बार बार बोला था, इसका आंसर क्या है, अल्फा। और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन पूछा होता तो वो किसके इक्वल होता, जी के इक्वल होता। 12 जो है, क्योंकि मैंने लेक्चर में बताया था डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या, डिस्प्लेसमेंट। तो उसने डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस उल्टा पूछा है, तो डिस्प्लेसमेंट जो है ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस। तो इसका आंसर कौन सा बनेगा, बीटा इक्वल टू आर लेस देन 1। अगर मैं इसकी रेशो ले लूं, डिस्टेंस को इधर आके डिवाइड कर दूं, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस क्या बनेगा, लेस देन आर इक्वल टू 1 बनेगा। तो इसमें आंसर क्या आएगा, बीटा। और 13 भी बहुत सिंपल है, इसको हमने जो है वो मैंने आपको लेक्चर में जो है वो ये बताया था 13 में, कि अगर हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी फोर्स अप्लाई करें, तो स्पीड ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट, सिर्फ क्या चेंज होती है, डायरेक्शन। तो उसने कहा कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड का मतलब है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, तो स्पीड रिमेन सेम, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी। इसका मतलब है आपने इस वाले क्वेश्चन नंबर 13 में आंसर क्या देना था, 90। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 14, बहुत सिंपल है। अगर क्वेश्चन 14 को गौर से पढ़ा होगा आपने, तो टाइम इंटरवल सारे सेम गिवन है, तो मैंने इसलिए डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर दिया, v1 v2 + v2 + v3 डिवाइडेड बाय 3। अगर दो वेलोसिटीज होती तो v1 + v2 डिवाइडेड बाय 2 होता, क्योंकि अब 3 है, तो v1 + v2 + v3 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक हो गया जी। तो आपने जस्ट जो है इसको जो है सॉल्व कर लेना था, ऐड करके वेलोसिटी को 3 से डिवाइड करना, आपका आंसर चार्ली यानी 4 मीटर पर सेकंड आंसर आ जाएगा। 15, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द बॉडी कैन बी मेजर्ड। हम ग्राफिकली भी मेजर कर सकते हैं, और इसको हम जो है बाय स्पीडोमीटर भी मेजर कर सकते हैं। आंसर बोथ एंड ए एंड बी जो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है, इंस्टेंटेनियस जो है वो वेलोसिटी जो है वो, चूँकि ग्राफ से भी हम जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं उससे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी बता सकते हैं, उससे हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी बता सकते हैं, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी भी बता सकते हैं। तो इसमें आंसर आपका डेल्टा बनता है। एक्सेलरेशन ऑफ ए मूविंग बॉडी कैन बी फाउंड फ्रॉम स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सिंपल क्वेश्चन है। 16 का आंसर बीटा था। 17 थोड़ा कॉन्सेप्चुअल था, इसमें चूंकि रिटार्डेशन उसने बताई है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसमें आपका जो कीवर्ड था इस क्वेश्चन में वो ये था। अब फॉर्मूला तो मैंने डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड का बताया हुआ है, Sn = vi + a/2 × 2n-1। जो कि उसने रिटार्डेशन की बात की है, यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात की है, तो मैं एक्सेलरेशन को यहाँ नेगेटिव लूंगा, यानी -a/2। सो प्लस एंड माइनस माइनस हो जाएगा, इसलिए आपने vi जो है इनिशियल वेलोसिटी आपको कितनी बताई हुई है, वो मूव कर रहा था 10 मीटर पर सेकंड से। सो यहाँ vi 10 आ जाएगा, a की जगह 2/2 × 2 × 5 - 1, 2 से कैंसिल आउट 10, और ये 10 - 1 कितना बनेगा, 9। आपका आंसर बनता है 1 मीटर। तो ये भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का रॉन्ग होगा,
कुछ लोगों को सॉल्व भी नहीं हुआ होगा। इसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट ये है कि आपने जो है रिटार्डेशन जो है उसको जो है वो चूंकि रिटार्डेशन का मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, इसलिए यहाँ साइन जो है वो माइनस आएगा। तो इसका आंसर 19 नहीं है, आंसर 1 मीटर आएगा। नेक्स्ट है जी 18 क्वेश्चन जो है, इसमें देखो अब क्वेश्चन गौर से पढ़ें तो एक बॉल है 1 किलोग्राम की, दूसरी बॉल है 0.1 ग्राम की। अब 1 किलोग्राम इज वेरी वेरी ग्रेटर एज कंपेयर टू 0.1 ग्राम। तो पहली बॉल दूसरी बॉल से मैस में बहुत ज्यादा बड़ी है। इसका मतलब ये हुआ, हम कह सकते हैं कि यहाँ केस नंबर आपका 3 यूज होगा, जिसमें हमने कहा था स्पेशल केसेस ऑफ इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन m1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन m2, तो v2 0। तो क्या होता है आफ्टर कोलिजन v1 जो है यानी पहली बॉल विद द सेम वेलोसिटी मूव करती रहती है, जबकि दूसरी बॉल की जो वेलोसिटी है वो पहली बॉल की वेलोसिटी का डबल हो जाती है। तो यहाँ हमें वेलोसिटी कितनी बताई हुई थी, 2 मीटर पर सेकंड। इसका डबल करें क्या आ जाएगा आंसर, 4 मीटर पर सेकंड, यानी इसका आंसर आपका चार्ली बनेगा। नेक्स्ट है जी आपके पास क्वेश्चन 19, बहुत सिंपल है। बॉडी इज सेड टू बी इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक का मतलब है उसका एंगुलर एक्सेलरेशन भी जीरो होना चाहिए, उसका लीनियर एक्सेलरेशन भी जीरो होना चाहिए। लीनियर एक्सेलरेशन जीरो ही तब होता है जब वो वेलोसिटी कांस्टेंट हो। इसका मतलब आपका बेस्ट ऑप्शन क्या बन जाएगी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट 20 वाला क्वेश्चन, इसमें अगर देखें तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। कुछ लोग बच्चों को बार बार कंफ्यूजन आ रही है, मुझे वो व्हाट्सएप में भी इनबॉक्स कर रहे हैं मैसेजेस जो है इन वाले क्वेश्चन में। आई डोंट थिंक सो कि क्या प्रॉब्लम है कि देखें वो ये फोर्सेस जो है पैरेलल, वो उसको समझ रहे हैं। फोर्सेस तो पैरेलल है, फोर्सेस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, कपल आर्म। एक फोर्स 20 न्यूटन ऊपर लग रही है, एक नीचे लग रही है। अब दोनों के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यही वाला होगा ना, अब इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलेंगे। तो जो कि ये परपेंडिकुलर है इसलिए इसको एल साइन थीटा कहेंगे। अगर फोर्सेस एक ऊपर और एक नीचे इस तरह लग रही हो फिर वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बनता है। ये इस वक्त हॉरिजॉन्टल है, ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्टिकल। इस केस में जो है वो दोनों फोर्सेस के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आना है, अब कर्सर की मोशन पे गौर करें, इन दोनों फोर्सेस के दरमियान ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। सो ये एल साइन थीटा ही होगा ना जी। सो यहाँ फॉर्मूला यूज होना था, टॉर्क इज इक्वल टू एल एफ साइन थीटा। एल इज 1 मीटर, फोर्स 20 न्यूटन है, साइन 60 लेना है, साइन 60 अंडर रूट 3/2 होता है। तो आपका आंसर 10 अंडर रूट 3 आ गया ऑप्शंस में। जो कि उसने डेसिमल्स में नहीं इसको कन्वर्ट किया हुआ, तो आंसर बीटा ही बनेगा आपका। नेक्स्ट इज 21 जी। 21 वाला क्वेश्चन जी, इसमें भी कुछ लोगों ने मिस्टेक की होगी, और मिस्टेक क्या है वो गौर कर लें। हमें यहाँ पर 20 ग्राम मैस, हमें मैस गिवन है, ये फोर्स नहीं है, ये मैस है। तो मैस को पहले फोर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैस 20 ग्राम है तो इसको मैं किलोग्राम में कन्वर्ट करूंगा, जो कि हमारे आंसर यूनिट में न्यूटन में है। तो सिस्टम इंटरनेशनल में हम यूनिट न्यूटन यूज करते हैं। तो ग्राम को मैं किलोग्राम में कन्वर्ट किया, आंसर आया 0.020 किलोग्राम। अब एफ इज इक्वल होता है mg, मैस है 0.02, जी की वैल्यू 10 है, आपका आंसर 0.2 न्यूटन आ गया। इसका मतलब ये जो 20 ग्राम मैस आपको गिवन था एक्चुअली में ये 0.2 न्यूटन फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बाकी जैसे वो कह रहा है उस तरह से आप डायग्राम बना लें। 40 सेंटीमीटर को उसको पिवट किया हुआ है, 20 सेंटीमीटर पे वेट आपने हैंग कर लिया 0.2 न्यूटन, 50 सेंटीमीटर पे वेट होगा, चौके चौके रॉड की टोटल लेंथ है 100 सेंटीमीटर, तो वेट हमेशा सेंटर पे होता है, इसलिए मैंने 50 सेंटीमीटर पे वेट लगा दिया। अब बाकी वही है जो मैंने आप लोगों से कहा था, जहाँ पिवट पॉइंट होगा वहां मैं इक्वल का निशान लगा दूंगा। इससे लेफ्ट वाला जो टॉर्क है वो हो जाएगा 0.2 मल्टीप्लाई बाय 20। 20 का मतलब क्यों, क्योंकि 40 इससे जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर बनेगा ना, तो मीटर में 0.20 मीटर बन जाएगा। और वेट का इससे डिस्टेंस कितना बनेगा, 40 से 50 सेंटीमीटर तक 10 सेंटीमीटर, उसको मैं 0.10 लिख लूंगा। अगेन वही कॉन्सेप्ट जो पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, वेट इज इक्वल टू 0.2 इंटू 0.20 डिवाइडेड बाय 0.10। अब जरा गौर करें कि ये भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो डेसिमल प्लेसेस कैंसल आउट हो जाएंगी। अगर डेसिमल के बाद डिजिट सेम हो तो आप डेसिमल को कैंसल आउट कर सकते हैं। डेसिमल को कैंसल आउट करें, 0 0 से कैंसल आउट हो गया, तो 0.2 मल्टीप्लाई बाय 2 आपका आंसर कितना आ जाएगा, 0.4 न्यूटन। कैलकुलेशन को जितना आसान से आसान कर सकते हैं कोशिश करना है आपने उसको आसान करने की। 22 जी, टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय फोर्स डिपेंड्स अपॉन, तो इसका सिंपल आंसर है ऑल ऑफ दीज। डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है, इसमें कोई कॉन्सेप्चुअल बात है ही नहीं, तो आंसर इज चार्ली।
24 वाला जी, अ बॉडी मूव्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट किया उसने 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसका एक्सेलरेशन था, फाइनल वेलोसिटी बतानी है, अब सिंपल है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करें, vf इज इक्वल टू vi प्लस at, एक्सेलरेशन इज 5 टाइम इज 10, आंसर आपका 50 मीटर पर सेकंड आंसर आ जाएगा। यहाँ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज होनी है 24 वाले क्वेश्चन में। 25 जी, एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल चेंजेस व्हेन, तो जाहिर है जब डायरेक्शन चेंज हो या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो, इन दोनों केसेस में जो है वो एक्सेलरेशन चेंज होगा, इसलिए आंसर आपका कौन सा बन जाएगा, चार्ली। 26 जी, इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं वो थोड़े आपको तंग इसलिए कर सकते हैं कि ऐसे न्यूमेरिकल जिसमें दो फॉर्मूले एट ए टाइम यूज हो रहे हो, वहां पर बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। जैसे इसको स्टार्ट करते हुए उसने फोर्स पूछी है, तो हमें पता है मैथ्स दे के अगर कोई फोर्स पूछे तो हमें पता है न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करते हैं, फिजिकल एम ए, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि एक्सेलरेशन नहीं था, मैथ्स तो गिवन है, एक्सेलरेशन नहीं गिवन। तो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए मैंने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर ली, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो कि उसने कहा रेस्ट से स्टार्ट किया है, तो मैंने वी आई की वैल्यू 0 पुट कर दी, 1/2 एक्सेलरेशन मुझे फाइंड करना है, टाइम की वैल्यू 10 गिवन है, 10 स्क्वायर 100 हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे 250 और 50, आंसर आपका क्या बन जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आपका ये एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन आपने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से कैलकुलेट कर लेना है। तो चूंकि फार्मूला फोर्स फाइंड करने का एफ इज इक्वल टू एम में है, एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करें, मैथ्स आपको 0.9 गिवन है, मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर 4.5 न्यूटन आंसर आ जाएगा। तो इसमें आंसर बनता है डेल का। 27 जी, 27 वाले क्वेश्चन में आपने रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, एम वी एफ माइनस एम वी आई डिवाइडेड बाई टी, फोर्स 100 न्यूटन गिवन है, मैस 5 फाइनल वेलोसिटी में फाइंड करनी है, मैस 5 इनिशियल वेलोसिटी आपको 20 गिवन है, तो डिवाइडेड बाई टाइम इज 10। अब इसको 10 को उधर जाके मल्टीप्लाई करें 1000 हो जाएगा, और 20 इंटू 500 होता है, ये माइनस है उधर जाके प्लस होगा, तो 1100 हो जाएगा। 1100 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर बनेगा 220 मीटर पर सेकंड। तो सोल्यूशन गौर करें, मैं सोल्यूशन जब भी कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करता हूँ, आपने गौर किया होगा, आई ट्राई माय बेस्ट के कैलकुलेशन को जितना आसान से आसान करके सॉल्व करूँ, टाइम जितना बचाऊं उतना अच्छा है। सो इसलिए बेटा आपने भी ट्राई करना है इस तरह से, तो इसका आंसर आता है 220 मीटर पर सेकंड। 28 में जी, 28 में जो है उसने हमें जो है वो यूनिफॉर्म रेट यानी वेलोसिटी हमें बताई हुई थी, इनिशियल उसकी डिसेंडिंग एट द यूनिफॉर्म रेट, और 10 सेकंड बाद जो है उसका डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। फॉर्मूला होता है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब इस तरह गौर करो कि मैं इतना आप लोगों की तरह समझदार नहीं हूँ कि यहाँ मैं जी की वैल्यू 9.8 यूज करूँ। मैं यहाँ 10 यूज करूंगा फॉर द सेक ऑफ सिंप्लीफिकेशन, ताकि आंसर जल्दी आए। तो देखो मैंने यहाँ जी की वैल्यू 10 यूज की, तो वी आई की वैल्यू 12 थी, टाइम आपको 10 गिवन है। बहुत सारे क्वेश्चन में फ्री फॉल में वी आई टी जो है वो वी आई 0 होता था, क्योंकि आप उसको रेस्ट से फॉल करवाते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में उसने आपको इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन है जो कितनी है 12 मीटर पर सेकंड। सो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ ये 0 नहीं होगा, फैक्टर वी आई की वैल्यू आप पुट करेंगे, तो ये आपका 120 आ गया, इसमें इसका आंसर आ गया 500, टोटल आंसर कितना आया 620। अब मैंने जी की वैल्यू अगर एग्जैक्ट 9.8 रख लूँ ना, फिर मेरा आंसर एग्जैक्ट कितना आ जाएगा 610, लेकिन मुझे इस कैलकुलेशन की एग्जैक्ट जरूरत ही नहीं है, जो कि आंसर क्लोज नहीं है। अगर आंसर यहाँ बहुत एक दूसरे के क्लोज होते, तब मैं यहाँ पर जो है वो क्या पुट करता, यहाँ पर जो है मैं फिर जो है वो 9.8 वैल्यू पुट कर लेता, क्योंकि आंसर क्लोज नहीं है, इसलिए मैंने 10 पुट करके जल्दी से सॉल्व कर लिया, मेरा आंसर आया 620, इसका मतलब है नियर बाय आंसर इज बीटा, सो आंसर क्या होगा बीटा। नेक्स्ट 29 में टू बॉडीज डिफरेंट मास एम ए एंड बी आर ड्रॉ फ्रॉम टू डिफरेंट हाइट्स एंड बी, बड़ा सिंपल है, टाइम का फॉर्मूला होता है जी स्क्वायर रूट 2y ओवर जी, तो टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया अंडर रूट जो है वो y, यानी कि टाइम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ हाइट के इक्वल होता है। y की जगह आप h भी लिख सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि टाइम की अगर रेशो लेंगे तो वो रेशो ऑफ हाइट्स आएगी, लेकिन दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट आएगा, क्यों, क्योंकि इस फॉर्मूले में भी स्क्वायर रूट है। तो टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ वर्टिकल हाइट, जिसको हम y बोल रहे थे। सो यहाँ पर जो है आ जाएगा t इज इक्वल टू टी ए ओवर टी बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट ए रेशो स्क्वायर रूट बी। नेक्स्ट है जी, इसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर 30, दैट इज आल्सो सिंपल वन, एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड, और इसमें आपसे कह रहा है जी कि
100 मीटर पर सेकंड में अपवर्ड का मतलब साइन की वैल्यू आपने 90 ले लेनी है। यहाँ टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला अप्लाई कर ले 2vi साइन 90। साइन 90 कितना होता है 1, v आपको 100 गिवन है, 10 का 0 इससे कैंसिल हो जाएगा, आपके पास 20 सेकंड आंसर आ जाएगा। ये तो सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट 31 जी, 31 में अगर हम डिफरेंट टॉप ऑफ द टावर जो है वो जाएं, उसको एक बॉल नीचे थ्रो कर दें, फॉरवर्ड थ्रो कर दें, दे हिट द ग्राउंड। अच्छा, इसमें बेटा याद रखना है, क्योंकि हम इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, मैंने कहा था ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन फ्री फॉल विद द सेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी सब पे जी की वैल्यू सेम अप्लाई होती है। तो इसका मतलब ये हुआ सारी की सारी जितने भी बॉल्स हैं, तीनों पार्टिकल्स एक ही स्पीड से नीचे आके हिट करेंगे, बट टाइम ऑफ स्ट्राइक विल बी डिफरेंट। इस तरह का शॉर्ट क्वेश्चन आपकी बुक की शॉर्ट क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज में भी है। सो इसमें आपका आंसर जो है वो कौन सा बन रहा है, अल्फा आंसर बन रहा है। नेक्स्ट जो है जी, द बैलिस्टिक मिसाइल्स जो शॉर्ट रेंज के लिए यूज होते हैं, ये तो सिंपल वन है जी, 32 का आंसर बीटा बनेगा। 33 में देखिए 490 आपको वर्टिकल हाइट गिवन है और 10 मीटर पर सेकंड आपको VIX की वैल्यू गिवन है। हाउ फार हिट द ग्राउंड यानी एक्स फाइंड करना था। ये प्रोजेक्टाइल मोशन का केस नंबर कौन सा है, 1, केस नंबर 1 है। सो इसमें देखें, मैं फॉर्मूला केस नंबर 1 वाले फॉर्मूले अप्लाई करूंगा, x इज इक्वल टू VIX मल्टीप्लाई बाई टी, लेकिन मुझे टाइम डायरेक्टली गिवन ही नहीं है, तो टाइम का फॉर्मूला स्क्वायर रूट 2y ओवर g वाला मैं यूज करूंगा। 2y की वैल्यू 490 डिवाइडेड बाय 9.8। अब देखो यहाँ जो है 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर या किलोमीटर में आंसर गिवन है, तो मेरे मीटर में आंसर आने चाहिए। मैं यहाँ g की वैल्यू 10 भी रख सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं जी की वैल्यू जब मैं 10 रखूंगा तो वो कैंसल आउट करना मुश्किल हो जाएगा, तो मैंने 9.8 रखी। क्यों रखी, जरा गौर करना, मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर मैं यहाँ 490 को 4.9 इंटू 10⁻², यानी इनको 100 लिखूं, तो ये 2 के साथ 100 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, वो 200 हो गया, ठीक हो गया। अब देखो, मैंने इसलिए 9.8 लिखा क्योंकि 9.8 4.9 का जो है वो हाफ होता है, तो इसका मतलब 4.9 इस 9.8 से डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। सो इजी हो जाएगा मेरे लिए कैलकुलेशन। तो 4.9 को जब मैं 9.8 से डिवाइड किया तो आंसर कितना आया, कट करने से 2। सो अब 2 को 200 से डिवाइड कर दें, 100 आ जाएगा, आपका आंसर आ गया 1000 मीटर, एग्जैक्ट आंसर। तो 1000 मीटर का मतलब क्या होता है, 1 किलोमीटर। आपका आंसर यहाँ बन रहा है चार्ली। 34 में ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जितना ग्राफ अबव द टाइम एक्सिस है उतना ही बिलो है। इसका मतलब है जितनी पॉजिटिव वेलोसिटी है उतनी ही नेगेटिव वेलोसिटी है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो जितनी पॉजिटिव है उतनी नेगेटिव है, इसलिए आंसर आप सिंपली जो है वो 0। इस तरह का डिस्टेंस टाइम ग्राफ में भी हो सकता है, यानी कि जितना ग्राफ अबव हो उतना ग्राफ अगर बिलो हो, यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्टेंस आप कहते थे एरिया अंडर द कर्व जो है वो डिस्टेंस कवर्ड के इक्वल होता है। तो अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जितना कर्व ऊपर है उतना ही अगर नीचे हो, तो ज़ाहिर है ये पॉजिटिव एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नेगेटिव एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें हम एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो क्या बताएंगे, 0, क्योंकि बिल्ले गाना चेंज कर, बेबी डाल मसाला दिला, अब बेबी डाल मसाला। नेक्स्ट है जी 35 में, ये सिंपल है, चूंकि रेंज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल वेलोसिटी का होल स्क्वायर होती है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी आई स्क्वायर। अगर वेलोसिटी डबल करोगे तो रेंज 4 टाइम्स हो जाएगी। नेक्स्ट है जी 36 में, इन द मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल फ्रीली अंडर ग्रेविटी इट्स टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है। याद रखना है कि किसी भी केस में, हर तरह के केस में जो है हमें पता है टोटल एनर्जी जो है वो ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व्ड, लेकिन मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा, क्योंकि मोमेंटम जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ज़ाहिर है उसमें डायरेक्शन पॉइंट टू पॉइंट उस ऑब्जेक्ट की चेंज हो रही होती है, इसलिए मोमेंटम के बारे में हम ये नहीं कह सकते वो कंजर्व रहेगा, लेकिन टोटल एनर्जी जो है वो कंजर्व रहेगी। वैसे मैंने आपको ना लॉ ऑफ कंजर्व जब पढ़ा रहा था इलास्टिक प्लेन वन डायमेंशन, वहाँ मैंने कहा था टोटल एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम जो है विल रिमेन कंजर्व इन ईच टाइप ऑफ कोलिजन, हर तरह के कोलिजन में। सो यहाँ टोटल मोमेंटम अगर कहा होता तो फिर शायद हम आंसर दे सकते थे, लेकिन चूंकि यहाँ टोटल एनर्जी वाला बेस्ट ऑप्शन बन गई, इसलिए आंसर हम अल्फा ही देंगे। 37, ये मैंने लेक्चर में भी बताया था कि एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट जो है वेलोसिटी यानी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का कंपोनेंट एक ही होता है, जो कि वैल्यू ऑफ जी ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है। सो इसमें दोनों में जो एंगल बनेगा वो 90, तो परपेंडिकुलर टू ईच अदर। 37 में आंसर अल्फा। 38, ये भी बताया था आपको फॉर्मूला, आर टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 4f(h). तो मैक्सिमम अगर कहें रेंज को तो टेंजेंट 45 पुट कर दें, टेंजेंट 45 क्या होता है 1। सो मैक्सिमम से मैक्सिमम रेंज जो है वो किसी भी प्रोजेक्टाइल की कितनी हो सकती है, 4 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम हाइट। तो इसलिए आंसर कौन सा बनेगा, डेल्टा आंसर बनेगा।
ये लेक्चर में भी डिस्कस हो गया था पॉइंट। 39 the swimming is possible on account of, तो आंसर इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये सिंपल है जी। उसमें हम एक्शन और रिएक्शन की बात कर रहे होते हैं, और इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, और प्लस मैंने उसके तीन चार पॉइंट्स भी बताए थे कि एक्शन और रिएक्शन नेवर एक्ट ऑन द सेम बॉडी, दे ऑलवेज एक्ट फॉर द सेम लेंथ ऑफ टाइम, और दे नेवर बैलेंस ईच अदर। वो पॉइंट भी रिवाइज करने हैं आपने, तो आंसर इज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। 40 वाला जी, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन लीड्स टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अगर आपको याद हो तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जब आप उसकी डेरिवेशन करते हो तो उसमें आप कहते हो जब दो बॉल्स आपस में हिट करती हैं तो चूंकि वो फॉर द सेम लेंथ ऑफ टाइम हिट करती हैं, जितनी देर के लिए एक्शन होता है उतनी देर के लिए क्या होता है, रिएक्शन। उसमें आपने एक फोर्स को पॉजिटिव पुट किया था, एक को नेगेटिव, लेकिन टाइम इंटरवल दोनों में सेम पुट किया था। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ही अप्लाई करके आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला जो है वो डराइव किया था, m1v1 प्लस m2v2 जो है वो वाला फार्मूला जो है। सो ये जो है आपके पास आंसर आपका कौन सा बनता है, डेल्टा।